जय हिंद प्यारे बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 2 होगा, जो एक दिन और बताए थे, यानी एक क्लास और चलाता है। यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये जरूर देख लेना। और ये क्लास 2 है। आज भी बताएंगे क्वेश्चन, उसका थ्योरी सॉलिड बताएंगे और सभी के लिए चैप्टर महत्वपूर्ण है। ये ज्योग्राफी क्लास 1 हो चुका है और क्लास 2 देखना है। ये चैप्टर बोलेगा चैप्टर फर्स्ट ही है, ठीक। और देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग ये चैप्टर चल रहा है, ठीक। ये सभी प्रश्न उत्तर के साथ ही होगा। जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहता है और सभी सबसे आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। जो कि आपको कठिन भाषा होता है ना, ये किताबी भाषा, वो किताबी भाषा नहीं है, ये सॉलिड अपने के द्वारा बनाया हुआ भाषा रहता है, ठीक। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 2 को। देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, तथा संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आप सभी पढ़ सकते हैं। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करना है। व्याख्या करना कहता है कि देखो, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन देखिए, बोले थे ना कि संसाधन जितने तुम सभी के लिए, मेरे सभी के लिए, मैंने अपने सभी, जितना भी सभी आप सभी के लिए उपयोगी वस्तु है, वे सभी क्या है, संसाधन है। वही कहता है कि संसाधन मनुष्य की जीविका, मनुष्य के मतलब जीवन जो है उसका एक आधार, उसका क्या एक आधार है। तो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जीवन की गुणवत्ता मतलब जीवन को बरकरार रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास, सतत में क्या था, संसाधन को विकास करना क्या होता है, जरूरी होता है। कहता है सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। अति आवश्यक बोले, अति जरूरी बोले, एक ही बात है, ठीक ना। कहता है मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय हरांश ला दिया है, ठीक ना। देखो, कहता है कि मानव के लालच, जैसे मान लो किसी नदी में बालू बहुत सा होता है, बहुत बालू रहता है। उसको अभी मानव का लालच में क्या करता है, ढोते जाता है, जितना होता है रात दिन एक करके क्या करता है, बहुत सा ढोता है। बहुत सा चांद नदी है, बहुत सा कुमथा नदी है, बहुत सा बड़ा नदी है, जमुई क्षेत्र में नदी है, बहुत सा क्षेत्र बांका क्षेत्र में भी है, ठीक ना। इस तरह से क्षेत्र में सब बालू सब भी होता है, ठीक ना। उसको बहुत ढोते रहता है, अपना लालच है, उसको भी ज्यादा धोएंगे, ज्यादा हम कमाएंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे। लेकिन ये देख रहा है कि भविष्य के संसाधन क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे खपत हो रहा है। ज्यादा मात्रा में यदि वो खपत हो जाएगा तो आगे जीवन के लिए, आगे मनुष्य के लिए, आगे व्यक्ति के लिए क्या होगा, संसाधन का क्या होगा, कमी होगा। वही बोलता है कि लालच है ना, लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास कर दिया। जिस तरह से मान लो कि कोयला है, कोयला को मान लो दुरुपयोग करते जाओ, बनाते जाओ, गैस एजेंसी बनाते जाओ, फालतू का उपयोग करो, गैस पानी जितना भी ईंधन चीज सब चीज उपयोग करते हैं, जो कि जिंदगी में मान जीवन में एक बार, इसीलिए कहता है कि चिंतनीय ह्रास ला दिया है, ठीक ना। कहता है भूमंडलीय तापन एवं ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदाक्षरण, भूमि विस्थापन, जैसे क्या भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है, कहता है सतत विकास की अभिधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। देखो, हमेशा मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी में जो काम करना है या कुछ भी करना है अपनी जिंदगी में अपने फायदा के लिए, लेकिन थोड़ा सा आगे पीढ़ी के लिए भी सोच के काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहता है कि मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना चाहिए। वर्तमान के विकास को मद्देनजर, आगे के विकास को भी देखते हुए, संसाधन को आगे भी मनुष्य के देखते हुए, अपना परिस्थिति को समझते हुए आगे के लिए संसाधन अभी हमेशा उस तरह से उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी लालच नहीं कहता, लालच बुरी बला आता है, उसी प्रकार होता है सेम टू सेम। यहाँ पर भी कोई भी चीज लालच में यदि आ गया तो जिंदगी में मान लो चाहे कोयला पेट्रोल कुछ भी चीज रहो, उसको खत्म करने पर कगार कर देता है, लेकिन ये नहीं देखता आगे पीढ़ी के लिए नुकसान है, ठीक ना। इसीलिए ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला क्वेश्चन है, कहता है कुछ याद करने योग्य महत्वपूर्ण बात है, कुछ याद करने योग्य बात है। कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो 100% बनता है इससे। कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कहता है इस सम्मेलन का आयोजन, इस सम्मेलन करने का मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में किया गया था, ठीक है। कहता है जिसमें
जिसमें विकसित, जो मान लो कि अभी विकास देश कर रहा है, विकसित एवं विकासशील देशों में, विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहता है कि देखो जो सबसे कमजोर देश है वे देश नहीं भाग लेते हैं, जो विकास की प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो खुद पहले से विकास देश है, उस देश के, उस तरह के देश ने इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब करने का मतलब है कि अपना देश से सभी अपना अपना प्रतिनिधि, अपना मुख्य नेता वहां पर जाता है। इसीलिए कहता है कि सभी विकासशील, विकास एवं विकासशील देशों के लगभग कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक, कहता है इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण एवं जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो डी घोषणा पत्र पर समझौता किया था। देखो ग्लोबल वार्मिंग पर इस समझौता जो क्या था, 178 प्रतिनिधि ने भाग जो लिया था, उसमें क्या वहां बैठने थोड़ा गया था, वहां क्या क्या काम पर अपने देश का नाम पृथ्वी के लिए, देखो जो पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर कॉमन चीज होता है वही चीज वहां पर जाके क्या करता है, समझौता करता है अपने देश के लिए, समझा ना। उनको पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के सभी के लिए क्या है, जरूरी है, समझा ना। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हानिकारक है, किस तरह लाभदायक है, इसलिए वन के लिए क्या है, पूरी पृथ्वी पर जरूरी है कि यदि वन रहेगा ज्यादा मात्रा में, सभी को पृथ्वी का हित है, इन्होंने ज्यादा मात्रा में यदि यहाँ पर रहेगा वन और अमेरिका में ज्यादा मात्रा में कम रहेगा तो यहाँ पर ज्यादा होगा, थोड़ा होगा। इसीलिए देखो जो कॉमन चीज दोनों के लिए है, जो कॉमन चीज दोनों के लिए है, उसी चीज को अपने अपने देश में सभी देश को बुलाकर वहां पर क्या कहता है, समझौता किया जाता है, ठीक ना। इसीलिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग का वहां पर चर्चा किया था, वन का चर्चा किया था, और संरक्षण, संरक्षण में क्या होता है, बचाव का संरक्षण, इसे किसको किस तरह से बचाया जा सकता है, वन को कैसे बचाया जाता है। जैव जैव विविधता एवं कार्यक्रम 21 एवं रियो डी घोषणा पत्र पर समझौता किया था। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज पर वहां पर जो बैठक में क्या गया था, क्योंकि वहां पर खाली भोज खाने और मीटिंग खाने करने के लिए नहीं गया था, ठीक ना। ये सभी चीज पर क्या किया गया था, घोषणा पत्र मैंने इस तरह पर व्यवस्था पर क्या कहते हैं, घोषणा पत्र समझौता करने गया था, इस तरह से करना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन। देखो आगे है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, कहते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997, 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए, प्रथम सम्मेलन में जो कमियां क्या था, जो मन के परिस्थितियां था कि इस कम मन के पूरा नहीं हो पाया, उसी कारण से 23 जून से बनेगा 23 से 27 जून 1997 को अब की बार जो बैठक किया गया था, काम किया गया था न्यूयॉर्क में, काम किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। कितना वर्ष के बाद आयोजित हुआ, 5 वर्ष के बाद। इससे +5 यानी इसे +5 सम्मेलन में कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो होता है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, +5 सम्मेलन, ठीक ना। देखो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का था, इस सम्मेलन का आयोजन 23 जून से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो कहता है कि संसाधन संरक्षण के उठाए गए कुल महत्वपूर्ण कदम क्या क्या। संसाधन संरक्षण बोलो या संसाधन को बचाओ बोलो, एक ही बात है। संसाधन के बचाव के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम किस तरह है। मेघा पाटेकर का जो संबंध है नर्मदा बचाओ अभियान से, मेघा पाटेकर जो है ना, ये किस चीज के लिए कदम उठाया था, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान ये मेघा पाटेकर का संबंध है। सुंदरलाल बहुगुणा ने किस चीज का संबंध उठाया था, कानून वहां पर चिपको आंदोलन। पेड़ की कटाई ज्यादा मात्रा में था, जिस कारण से ये सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने पेड़ में ही लटक के क्या कहते हैं, पेड़ को बचाने का प्रयास कर रहा था। बहुत अंधाधुंध पेड़ काटा जा रहा था, इसलिए इसे कहता है चिपको आंदोलन। चिपको ये पेड़ में ही क्या कहते चिपक गया था, क्योंकि पेड़ को नहीं काटना है। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। वही पूछेगा क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, और सभी क्या बोलेगा, चिपको आंदोलन से। ठीक, आगे देखो कहता है संदीप पांडे का संबंध किससे है, वर्षा जल संचय नीति से। जो बैठक किया गया था उसमें जो वर्षा जल संचय के किस तरह से वर्षा जल रहेगा, किस तरह से संचय रहेगा, तो आप सभी को मैंने वन संरक्षण के पृथ्वी पर फायदा होने वाला है। कौन ये बात का प्रयास किया था, कौन बोला था, संदीप पांडे ने। संदीप पांडे का संबंध किससे है, वर्षा जल संचय नीति से। ठीक, आगे तो कहता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब ये समझ में नहीं आएगा पर्यावरण शब्द, तो बोलना क्या, संरक्षण का बचाव था, मतलब कि पर्यावरण बचाव हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व से शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में था। सबसे पहले कहाँ गया था, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था, 1972 ईस्वी में कहता है आयोजित हुआ था।
इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी सम्मेलन के बाद विश्व शिखर सम्मेलन जब से स्टार्ट हुआ 1972 में, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, ठीक, आयोजित होने के बाद इसी सम्मेलन के बाद क्या था? प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए थे। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देख क्योटो सम्मेलन देखो, कहता है 11 दिसंबर 1997 से पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए, पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग के बचाव के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए। जापान के क्योटो में क्या था? सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देश ने भाग लिया। 159 देश ने भाग लिया। इसमें 6 गैस होता है, CO2, मीथेन, N2O, HFC पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इस सभी गैस बने, इस 6 गैस बने, इस सभी गैस को जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8% संयुक्त राज्य अमेरिका और 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसी सम्मेलन को विश्व शिखर या विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। कहता है विश्व शिखर, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? क्योटो सम्मेलन को। किसे जाना जाता है? क्योटो सम्मेलन को। ठीक है, 11 से 1997 में आता है पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए। 11 दिसंबर क्योटो सम्मेलन होता है। कितना से होता है? 11 दिसंबर 1997 में। किस कारण के लिए क्या था? ग्लोबल वार्मिंग के से बचाव के लिए। ग्लोबल वार्मिंग जो उमस पैदा करता है ना ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग अर्थ क्या है? ये सभी को कार्बन मिलकर, ये सभी गैस मिलकर क्या है? उमस ज्यादा पैदा करता है। जापान के क्योटो सम्मेलन आयोजित हुए थे। कहाँ से? जापान में क्योटो में। और कितना प्रतिनिधि भाग लेते? 159 प्रतिनिधि ने भाग लिया। 159 देश ने भाग लिया था। ठीक, इसमें 6 गैस को क्या था? दोषी ठहराया गया था। कौन कौन सा? CO2 और मीथेन, N2O और HFC गैस, HFC पर, और फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, यही 6 गैस जो था ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या था? ज्यादा जिम्मेदार था, मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। जब यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन बाहर निकालने में क्या था? 8% संयुक्त राज्य अमेरिका आता और 7% जो हुआ था ना जापान हुआ था। 6% की कटौती पर सहमत हुई। 6% की कटौती पर क्या हुआ था? सहमत है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यदि कहीं पर कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आएगा तो आगे बता सकता है। क्योंकि आगे क्या ऑब्जेक्टिव है, मुख्य ऑब्जेक्टिव, जैसे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इससे पूछे जाने वाले इस चैप्टर से उतना गए ऑब्जेक्टिव। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है? ये सभी को पता है कि 2 प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय होता है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। ठीक, दूसरा देखो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय है, क्योंकि एक बार ये खत्म हो जाने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद ये पुनः नहीं बनता है तुरंत, इसको लाखों वर्ष लग जाता है बनने में। ठीक ना, इसलिए क्या है? कोयला किस प्रकार संसाधन है? अनवीकरणीय। कहता है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति। सौर ऊर्जा यदि एक बार उपयोग कर लेते हैं तो पुनः फिर क्या हो जाता है? पूर्ति हो जाती है। इसलिए क्या है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आगे देखते हैं, कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। जो बताए थे ना थ्योरी क्लास में, यदि अपने क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक क्या था? वो अपना क्षेत्र कहता है, अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद क्या था? वो अंतर्राष्ट्रीय में चला जाता है। ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। ये समझ आ गया? तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर। ठीक, तो डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकों की अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है संसाधनों के अनियोजित विद्वहन से। डाकों का अर्थव्यवस्था क्या मतलब? अपना सिर्फ मतलब है, संसाधन से क्या है? वियोजित मतलब है, अनियोजित से मतलब उसको वही कहता है कि संसाधनों के अनियोजित विद्वहन से मतलब उसको। ठीक, संसाधन होते नहीं बनते, ये किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा। संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक, आगे देखो, कहता देखो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिकरण उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? उसका जो सौर ऊर्जा का स्तर है उसके ज्यादा क्या करना? उपयोग में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किस राज्य में? गुजरात में। कहते हैं भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिकरण उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है?
किस में लगाया जा रहा है, किस राज्य में, गुजरात में। पता है नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है, मेघा पाटेकर से। किससे संबंधित है, मेघा पाटेकर से। आगे देखो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, चिपको आंदोलन के नेता थे कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई, ये संदीप पांडे ने। वर्षा जल मन की नीति जो बताया था, कौन बताया था, संदीप पांडे ने। ठीक, आगे देखो स्मॉल इज ब्यूटीफुल का पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम किसने बताया था, सुमांकर ने 1974 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। ठीक, कहता पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है, 5 जून 1972 ईस्वी से मनाया था। 5 जून 1972 ईस्वी से स्टार्ट होता है, डेली डेली क्या आता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखो ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया, ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया, 1987 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। ठीक, देखो थैंक यू वाचिंग। आप सभी को अंतिम तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखते हैं आगे क्लास में, देखते हैं उसका होगा, सब क्वेश्चन बैंक करा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।